म्यूट करते तो ये म्यूट हट जाता, आवाज स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्ट। सो वेलकम स्टूडेंट्स। और हम लोग आज जो सेक्शन देखने वाले हैं, तो हम लोग, मेरा नाम, पहले मैं अपना नाम इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम अमित चौधरी है और मेरे पास 15 सालों से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। खास तौर पे बिहार और पटना के अलग अलग जगहों पर मैंने पढ़ाया है। कुछ 20 स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ भी एसोसिएट रहा हूँ। मैंने कैट में 99 परसेंटाइल लाया है वोकैब सेक्शन में, और ऑलमोस्ट मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और 10 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया है। आज जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो रैपिड वोकैब बिल्डर है, यानी कि हम लोग वोकैबलरी को बहुत तेजी के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। वोकैबलरी को हम लोग ऐसे याद करेंगे जैसे कि पहले हम लोगों के लिए वोकैबलरी को याद करना मुश्किल होता था, अब हमारे लिए भूलना मुश्किल होगा। तो मैं आपके लिए आज जो वोकैबलरी को इंप्रूव करने का जो टेक्निक लेकर आया हूं, उसका नाम है निमोनिक टेक्निक। अगर आप इसको YouTube पे खोजेंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप बहुत तेजी के साथ वोकैबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज आपके सामने ये 4-5 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। आप इन 4-5 वर्ड्स को देखें और सोचें कि इनका क्या मतलब है, और अगर आपको इन वर्ड्स को याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। पहले आप इनका मतलब गेस करने की कोशिश करें। पहला वर्ड है इगैलिटेरियन, दूसरा वर्ड है जेटिसन, तीसरा वर्ड है फास्टिडियस, फोर्थ वर्ड है ऑल्ट्रुस्ट, और फिफ्थ वर्ड है फिलैंथ्रोपिक। तो अब इन पांचों वर्ड्स का अगर आपको मतलब याद करना है बहुत तेजी के साथ, तो एक तो तरीका हो सकता है कि मैं आपको इनके वर्ड के मतलब लिख कर दे दूं और आप उनको रटें, और दूसरा तरीका हो सकता है कि अपने दिमाग में ऐसे इमेजेस क्रिएट करें जिसके थ्रू वर्ड मीनिंग को आप अपने दिमाग में पिक्चर की तरह स्टोर कर लें। तो ये एक मेमोरी टेक्निक है जिसे निमोनिक टेक्निक कहते हैं। इसमें मैं आपको कहानी सुनाकर, कुछ मूवीज के सीन दिखाकर या कुछ बातें कर कर वर्ड मीनिंग इस तरीके से याद कराऊंगा कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा उस वर्ड का, और आप उसको भूल नहीं पाएंगे। चलिए हम लोग उस कहानी को सुनने की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है इगैलिटेरियन। अब ये जो इगैलिटेरियन है, इसको हम लोग याद करते कहानी के माध्यम से, और बाकी शब्दों को भी याद करेंगे। तो सोचिए, कल्पना कीजिए, आप मेरे साथ कहानी, शब्दों की चिंता छोड़ दीजिए, मेरे साथ कहानी वैसे सुनिए जैसे आप अपनी दादी या नानी से कहानियां सुनते थे और साथ में कल्पना किया करते थे। तो आप सोचिए कि आप अपने घर के टेरेस पे खड़े हैं और आप चांद को देख रहे हैं, और आपको पूरा चांद नजर आ रहा है और चांद पे धब्बा नजर आ रहा है, और आप सोच रहे हैं कि चांद पे ये जो धब्बा है ये क्यों। आपको याद आता है कि किसी ने बचपन में, दादी ने कहा था कि चांद पे कोई बुढ़िया चरखा काटती है, वही नजर आती है धब्बे के रूप में। नानी ने कहा था कि चांद पे कोई खरगोश है। आप खुद जानना चाहते हैं कि चांद पे क्या है, और आपके अंदर एक सुपर पावर है उड़ने की। तो आप जैसे अपने हाथ उठाते हैं आप उड़ने लगते हैं और चांद पे पहुंच जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप उस चांद पे चल रहे हैं, और चांद पे चलते हुए आप उस चांद के कॉर्नर पे पहुंचते हैं, बिल्कुल एज पे पहुंचते हैं, किनारे पे पहुंचते हैं, और उस किनारे पर एक बड़ा सा ईगल बैठा हुआ है, और वो ईगल अपने पंख फैलाकर चांद से धरती को देख रहा है। तुम उस ईगल को देखकर समझ जाते हो कि यही वो ईगल था जो चांद पे रहता था और जो जमीन से धब्बे के रूप में नजर आता है। तुम उस ईगल के बगल में खड़े होकर उसी तरह से झुककर धरती को देखने लगते हो। तो अब सोचो कि तुम्हें चांद से धरती कैसी दिख रही। चांद से जब तुम धरती को देखोगे तो तुम्हें धरती कैसे दिखेगी, कमेंट में बताइएगा। गोल दिखेगी, नीली दिखेगी, और झुककर देखो, ध्यान से देखो उस धरती को। क्या तुम्हें उस धरती पे कितना भी झुक जाओ, गिरना मत, क्या तुम्हें उस धरती पे कोई हिंदुस्तान, कोई ईरान दिख रहा है, कोई हिंदू मुसलमान दिख रहा है, कोई यादव पासवान दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। यानी जब आप उतनी ऊंचाई से चांद से इस धरती को देखते हैं तो धरती पे आपको सरहद नहीं दिखती है, धर्म नहीं दिखता है, जाति नहीं दिखती है, मर्द औरत नहीं दिखते हैं, अमीर गरीब नहीं दिखता है, बड़ा छोटा नहीं दिखता है।
तो हम लोग उस ईगल को एसोसिएट कर लेंगे इस वर्ड इगैलिटेरियन से। इसके स्टार्ट में भी वही ईगल है, ऑल्दो उस ईगल की स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, लेकिन हम लोग एसोसिएशन टेक्निक से ईगल को एसोसिएट कर लेंगे इगैलिटेरियन से। और जब आप उस ईगल की नजर से इस धरती को देखेंगे तो आपको धरती पे कोई डिफरेंशिएशन, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नजर नहीं आएगा, कोई भेदभाव नजर नहीं आएगा। और इगैलिटेरियन वही इंसान होता है जो उस ईगल की नजर से इस धरती को देखता है, यानी जिसके लिए ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना गरीब, यानी समानतावादी, यानी एक ह्यूमैनिटेरियन इंसान, यानी कि जो समदृष्टा हो, जो लोगों को इक्वालिटी से देखे, लोगों के बीच कोई भेदभाव ना करे, वो हुआ इगैलिटेरियन। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब चांद से कूदते हैं धरती की तरफ, और अब धरती की तरफ उड़ते जा रहे हैं, और आप एक सुपरमैन या सुपर वुमन की तरह उड़ रहे हैं धरती की तरफ, और अचानक आपके बगल से एक जलता हुआ जेट गुजरता है। वही जेट इस जेटिसन के शुरू में। अब जब आप उस जलते हुए जेट को देखते हैं तो आपको लगता है ये जेट को क्या हो गया, तो आप नॉक करते हैं और पूछते हैं उड़ते हुए पायलट से कि क्या हुआ जेट को। तो आपका पायलट बोलता है कि जेट एक बर्ड से टकरा गया है, एक्सीडेंट हो गया है, जो फ्यूल टैंक है वो लीक हो रहा है, तो हमें इसको उतारने के लिए इसका वजन हल्का करना होगा। तो वो अपने क्रू को आदेश देता है कि जल्दी से इस जेट को जेटिसन करो। और आप देखते हैं कि उस जेट के नीचे का एक डोर खुलता है और जितने वजनदार सूटकेस हैं और सारे सामान नीचे बेकार की चीजें गिरने लगती हैं। आपको कैप्टन की आवाज सुनाई देती है, जेट को जेटिसन करो, बेकार के सामान को निकाल के बाहर फेंको। आपको जेटिसन का मतलब समझ आ जाता है, जैसे जलते हुए जेट से सामान गिर रहा है, वही जेटिसन का मतलब होता है बेकार की चीजों को निकाल के बाहर फेंकना। यानी जब आप अपने किसी जहाज से किसी सामान को, या अपने सूटकेस से किसी सामान को, या अपने पर्स से कुछ बेकार का कागज, या फिर अपने दिमाग से कोई बेकार का विचार, या अपनी जिंदगी से कोई बेकार का इंसान जब निकाल के आप बाहर करते हैं तो उसे जेटिसन कहा जाता है। अब आप आगे बढ़ते हैं और जेट के साथ उड़ते हुए आप उतरते हैं दिल्ली। पटना की जगह दिल्ली उतर गए आप। अभी मैं फिलहाल पटना में क्लास ले रहा हूं, तो आप दिल्ली उतर जाते हैं और दिल्ली घूमने का फैसला करते हैं। और दिल्ली घूमते हुए आप अचानक एक बड़े से मैदान में पहुंचते हैं, देखते हैं वहां बड़ी भीड़ है, लोग जमा है, रिपोर्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। आप अंदर घुसते हैं, भीड़ को चीरते हुए देखते हैं कि इंसान वहां पे उपवास पे बैठा है। उपवास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट में लिखना। उपवास को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। मैं फास्टिंग कर रहा हूं लोग बोलते हैं, राइट। वही फास्ट वाला उपवास यहां पर है, फास्टिडियस के शुरू में। आपको एक इंसान दिखाई देता है, वहां पे फास्ट पे बैठा है, उपवास पे बैठा है। आप पता करते हैं कि वो एक इंसान है, वो मैदान है जंतर मंतर, वहां एक इंसान फास्ट पे बैठा है। तो कौन था जो जंतर मंतर पे फास्ट पे बैठा था? अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे फास्ट पे बैठे हुए हैं। आप अन्ना हजारे के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, देखते एक पॉलिटिशियन उन्हें जूस पिलाने की कोशिश कर रहे हो, बोलते हैं कि मैं जूस नहीं पीऊंगा जब तक मेरी बात को नहीं माना जाएगा। वो पॉलिटिशियन आपके बगल से गुजरता है और आप उसे बुदबुदाते हुए सुनते हैं, ये बुढ़ा मरता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, बिल्कुल फास्ट पर बैठ गया है, फास्टिडियस की तरह। इसको मनाना बहुत मुश्किल। आपको समझ आ जाता है कि फास्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी इंसान, जिसे मनाना मुश्किल हो। जैसे फास्ट पर बैठा हुआ इंसान तब तक नहीं मानता जब तक कि उसकी बात को एक्सेप्ट ना किया जाए, उसी तरह फास्टिडियस वो इंसान होता है जो जिद्दी होता है, जिसको मनाना मुश्किल होता है, जो तुनक मिजाज होता है, जो छोटी सी बात पे अड़ जाए तो उसे कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप अन्ना हजारे के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि सर आप इतने बुरे हो चुके हैं, आप क्यों फास्ट कर रहे हैं, कहीं कोई अटैक आ गया, कुछ हो गया, तो आप क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? तो अन्ना हजारे देख लेते हैं तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास बीएससी का लोगो है, तो वो पूछते हैं तुमसे कि अच्छा तुम बीएससी में पढ़ते हो, तो जरा ये बताओ ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? तो तुम बोलते हो ऑल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरा। तो ऑल्ट मतलब होता है दूसरा, और वही ऑल्ट ऑल्ट्रुस्ट के शुरू में है। तो जैसे ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा, वैसे ही ऑल्ट्रुस्ट का मतलब होता है जो खुद को छोड़कर दूसरों के लिए जिए। यानी कि जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए ट्रू हो, या दूसरे जिस पे ट्रस्ट करे, उसको ऑल्ट्रुस्ट कहते हैं। तो ऑल्ट्रुस्ट वो इंसान होता है जो दूसरों की सर्विस करता है, दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, ऐसा इंसान ऑल्ट्रुस्ट कहलाता है। एक तरह से परोपकारी इंसान।
लेकिन अब पांचवा वर्ड जो आपके सामने मैंने लिखा है वो है फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिस्ट इसी से बनता है, फिलैंथ्रोपिक एडजेक्टिव है, फिलैंथ्रोपिस्ट नाउन है। सवाल ये उठता है कि फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, और अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो ऑल्ट्रुस का मतलब भी परोपकारी दिखेगा और फिलैंथ्रोपिक का मतलब भी परोपकारी दिखेगा। तो फिर सवाल ये है कि दोनों के परोपकार में अंतर कैसा है। तो अब हम इसको एक अलग टेक्निक से याद करेंगे फिलैंथ्रोपिक को। तो दोस्तों मेरे साथ आप मुझे हेल्प करें, मुझे बताएं कि क्या आपको इस फिल से कोई सब्जेक्ट का नाम याद आता है। रूट वर्ड टेक्निक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे फिलोसॉफी। फिल से आपको सब्जेक्ट का नाम याद आता है फिलोसॉफी। और एंथ्रोपिक से क्या कोई सब्जेक्ट का नाम याद आता है, तो एंथ्रोपिक से आपको सब्जेक्ट का नाम याद आता है एंथ्रोपोलॉजी। अब सर फिलॉसफी क्या है, तो आप बोलेंगे दर्शन शास्त्र। लेकिन ये सिर्फ दर्शन शास्त्र या दुनिया को देखने का तरीका ही नहीं, ये ज्ञान को देखने का तरीका। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो जब पीएचडी की आपको डिग्री मिलती है तो पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर इन फिलॉसफी। आप इंग्लिश में भी पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टर इन इंग्लिश नहीं बोला जाता है, डॉक्टर इन फिलॉसफी। आप मैथ्स में पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर इन फिलॉसफी, यानी हर सब्जेक्ट पीएचडी के समय फिलॉसफी बन जाता है। क्योंकि पीएचडी वही करता है जिसको सब्जेक्ट से प्यार हो, जिसको नॉलेज से प्यार हो। तो फिलॉसफी का दो पार्ट है, फिल और सोफी। और फिल मतलब होता है लव और सोफी मतलब होता है नॉलेज। सूफी संत से याद कर लो नॉलेज। तो जो नॉलेज से प्यार करे उसको कहते हैं फिलोसोफर। और एंथ्रोपोलॉजी का दो पार्ट है, एंथ्रोपो और लोजी। लोजी मतलब होता है स्टडी और एंथ्रोपो मतलब होता है मैनकाइंड। इसको कहा जाता है मानव शास्त्र। एंथ्रोपो मतलब होता है मैनकाइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हुआ कि मैनकाइंड का स्टडी। तो फिलैंथ्रोपिस्ट में फिल वाला लव लिया गया है और एंथ्रोपिक में मैनकाइंड छुपा हुआ है, यानी लव फॉर मैनकाइंड। यानी फिलैंथ्रोपिक मतलब हो गया कि जो मानवता से प्यार करे। फिलैंथ्रोपिक का मतलब हो गया, फिल मतलब लव फॉर मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करे। और जो मानवता से प्यार करता है वो क्या करता है, जो प्यार करता है वो क्या करता है। प्यार प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्यार प्रूफ करने के लिए हमें गिफ्ट देना पड़ता है। आप वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट देते हैं, आप राखी पे गिफ्ट देते हैं, आप मदर्स डे पे गिफ्ट देते हैं, आप प्यार को प्रूफ करने के लिए गिफ्ट देते हैं। जो मानवता से प्यार करता है मानवता को गिफ्ट देगा। तो अगर हमें मानवता को गिफ्ट देना है तो क्या करेंगे, फ्लावर्स और चॉकलेट्स तो नहीं देंगे। मानवता को गिफ्ट देने के लिए हमें स्कूल, कॉलेज, शेल्टर होम्स, ऑर्फनेज ऐसी चीजें खोलनी होगी। हमें लोगों को दवाइयां देनी होगी, हमें लोगों को रहने की जगह देनी होगी, पढ़ने की सुविधा देनी होगी। वही इंसान फिलैंथ्रोपिक होता है जो लोगों को दान देता है, यानी लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज ये सब बनाने के पैसे मुहैया कराता है। मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट वो इंसान है जो थोड़ा अमीर है, जिसके पास पैसे हैं। जरूरी नहीं अमीर है, लेकिन एटलीस्ट वो पैसे देता है, उसके पास पैसे हो देने को। जैसे मान लो बिल गेट्स एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, या रतन टाटा एक फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे, या अजीम प्रेम जी एक फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे। ये लोग दान देते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट भी एक परोपकारी होता है जो दान देता है, चैरिटी करता है। और ऑल्ट्रुस्ट एक परोपकारी होता है जो दूसरों के लिए जान भी दे सकता है। ये आग में घुसकर किसी को बचा सकता है, नदी में कूद के किसी को डूबने से बचा सकता है। इगैलिटेरियन का मतलब आप समझ चुके होंगे, चांद पर बैठा हुआ ईगल मत याद रखना जो लोगों को बराबरी से देखे। जब इतनी ऊंचाई से धरती को देखोगे तो जात धर्म नहीं दिखाई देगा। तो फिलैंथ्रोपिस्ट इगैलिटेरियन मतलब होता है जो लोगों को बराबरी के नजर से देखे। जेटिसन मतलब होता है जलता हुआ जेट से गिरता हुआ सामान याद करो, बेकार की चीजों को निकाल के बाहर फेंकना। फास्टिडियस का मतलब याद करो, फास्ट पर बैठने वाला फास्टिडियस माने जिद्दी, जिसको मनाना मुश्किल हो। ऑल्ट्रुस्ट का मतलब ऑल्ट माने दूसरा, माने जो दूसरों के लिए जिए। और फिलैंथ्रोपिस्ट माने फिल मतलब लव, और एंथ्रोपिस्ट माने ह्यूमैनिटी, जो मानवता से प्यार करे, जो दान दे, जो स्कूल कॉलेज बनाए। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स थे जो आपने याद किए। इन वर्ड्स को अब आपने अपने दिमाग में एक मेमोरी, एक कहानी, एक इमेज के रूप में स्टोर कर लिया है। और अब इन वर्ड्स को भूलना आपके लिए मुश्किल होगा। जब भी आप इगैलिटेरियन देखेंगे आपको ईगल याद आएगा, फास्टिडियस देखेंगे तो फास्ट याद आएगा, जेटिसन देखेंगे तो जेट याद आएगा, और ये सारे शब्द आपको अर्थ बता देंगे। तो ये एक तरीका है वोकैबुलरी को याद करने का, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहे।
ये बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला है। तो मैं आपको 15 मिनट में 50 वर्ड कैसे याद करें एससी हार्डविक के, इसके लिए ट्रेन करूंगा। मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के सॉल्व करने के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप उसको रीजनिंग के सवाल की तरह सॉल्व कर पाएंगे बिना ट्रांसलेट किए। क्लोज टेस्ट को कैसे बनाया जाए, डबल फिलर्स को कैसे बनाया जाए, ऑप्शंस को कैसे हटाएं कोडिंग टेक्निक से, बिना मतलब जाने भी हम कैसे करेक्ट आंसर तक पहुंचे, और इस तरह के बहुत सारे टेक्निक जैसे फ्रेजल वर्क और फ्रेजेस और इडियम्स को कैसे तेजी से याद करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे कमांड किया जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम आधे घंटे में पढ़ते हैं, उसको कैसे 6 मिनट में पढ़ लें और उसमें कम से कम हम 6 से 7 नंबर ले भी आए। ये सारे चैलेंजेस और 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के चुने हुए 100 रूल्स जिसके थ्रू पिछले 5 साल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहे इंग्लिश के लिए, और उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी लेके आऊंगा, इंटरव्यू स्किल्स भी लेके आऊंगा, स्पोकन में भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।